Good morning, students. Today we are going to talk about intercompany transactions. Intercompany transactions यानी कि अंतः कंपनी व्यवहार. अमालगमेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं. पहला म्यूचुअल डेब्ट्स यानी कि परस्पर ऋण, दूसरा अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक यानी कि स्टॉक पर ना वसूल हुआ लाभ, और तीसरा इंटर कंपनी होल्डिंग यानी कि अंतः कंपनी विनियोग या अंशधारण. तो अंतः कंपनी व्यवहार, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दो कंपनीज के बीच में हुए व्यवहार या ट्रांजैक्शंस. लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के बीच हुए ट्रांजैक्शंस के बारे में. क्योंकि जो एकीकरण है ये आम तौर पे समान व्यापार करने वाली कंपनियों के बीच ही होता है, तो इस तरह ये संभव है कि क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के बीच भी कुछ इस तरह के व्यवहार पहले से हो रखे हों. तो सबसे पहले हम बात करेंगे परस्पर ऋणों के बारे में यानी कि म्यूचुअल डेब्ट्स के बारे में. म्यूचुअल डेब्ट्स जो हैं हमारे क्रेडिटर या डेटर के रूप में हो सकते हैं, या बीपी और बीआर के रूप में हो सकते हैं, या दूसरे ऋणों के रूप में हो सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में. पारस्परिक ऋणों का विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ हमें इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी. अब बात करते हैं क्रेता कंपनी की पुस्तकों के बारे में. क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा. फर्स्ट पॉइंट है क्रेता कंपनी के डेटर और विक्रेता कंपनी के क्रेडिटर के रूप में होने पर. यहाँ इसका क्या मतलब है? जैसा कि हम बात करें म्यूचुअल डेब्ट्स पैदा कब होते हैं? जब दोनों कंपनीज़ के बीच में कोई क्रय विक्रय संबंधी ट्रांजैक्शन हुए हों या ऋण अग्रिम के रूप में कोई ट्रांजैक्शन हुए हों. मान लीजिए कि विक्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को माल बेचा. विक्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को माल बेचा. ऐसी स्थिति में क्रेता कंपनी ने माल खरीदा है और मान लीजिए पेमेंट अभी नहीं हुई है, तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को क्रेडिटर के रूप में दिखाएगी, और ऑपोजिटली दूसरी कंपनी पहली कंपनी को डेटर के रूप में दिखाएगी. ठीक है, विक्रेता कंपनी ने माल बेचा है तो विक्रेता कंपनी क्रेता कंपनी को दिखाएगी एज अ डेटर, और क्रेता ने माल को खरीदा है तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को दिखाएगी एज अ क्रेडिटर. क्लियर? तो इसको हमें एलिमिनेट करना है, इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हमें ख़त्म करना है. क्यों? क्योंकि अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो इस तरह के जो म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर के ट्रांजैक्शन है उनको हमें हटाना है, उनके प्रभाव को हमें ख़त्म करना है. तो क्रेडिटर को कम करना है. क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उन्हें कम करेंगे तो उनको डेबिट करना पड़ेगा, और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें कम करेंगे तो हमें क्रेडिट करना होगा. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. तो यहाँ पर क्योंकि क्रेता कंपनी जो है वो डेटर के रूप में है विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में, तो डेटर इन वेंडर कंपनी अकाउंट. ओके, और क्रेडिटर्स किस में है? परचेजिंग कंपनी में. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट जो हमें करना है इन परचेजिंग कंपनी. ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स इन वेंडर कंपनी अकाउंट. दूसरा इसका ऑपोजिट क्रेता कंपनी के क्रेडिटर और विक्रेता कंपनी के डेटर होने पर, यानी कि यहाँ पर क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को माल बेचा है. क्रेता ने विक्रेता को माल बेचा है, तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में विक्रेता कंपनी को हमने एज आ डेटर शो कर रखा होगा, इसीलिए टू डेटर किया है इन परचेसिंग कंपनी. और विक्रेता कंपनी ने क्योंकि माल खरीदा है क्रेता कंपनी से, तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्रेता कंपनी को एज आ क्रेडिटर शो कर रखा होगा. तो हमें इन क्रेडिटर्स को कम कर देना है. क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिखा है इन वेंडर कंपनी. ओके, तो आप देखिए एंट्री तो सेम ही है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, लेकिन कौन किस कंपनी, क्रेडिटर जो है वो कौन सी कंपनी का है और डेटर है वो कौन सी कंपनी का है, उससे हमें ब्रैकेट में शो करना है. तो क्लियर कर लीजिए एक बार इसको फिर से. क्रेता कंपनी जब डेटर के रूप में होगी और विक्रेता कंपनी क्रेडिटर के रूप में होगी, तो क्रेडिटर किसकी पुस्तकों में होगा? परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. डेटर किसकी पुस्तकों में होंगे? वेंडर कंपनी की पुस्तकों में. तो डेटर्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट इन वेंडर कंपनी. दूसरा क्रेता कंपनी क्रेडिटर होगी किसकी पुस्तकों में? विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में. और विक्रेता कंपनी डेटर होगी किसकी पुस्तकों में? क्रेता कंपनी की पुस्तकों में. यानी कि क्रेता ने विक्रेता कंपनी को माल बेचा होगा. ठीक है, ऐसी स्थिति में क्रेडिटर होंगे वेंडर कंपनी की बुक्स में. तो क्रेडिटर इन वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. डेटर्स किसके होंगे?
परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। एंट्री सेम रहेगी, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स। इसी तरह से बी आर और बी पी की एंट्रीज की जाएंगी। कैसे? क्रेता कंपनी की पुस्तकों में बीपी और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बीआर। बीपी मतलब बिल्स पेबल, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में बिल्स पेबल के रूप में शो कर रखा हो और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बिल्स रिसीवेबल्स के रूप में शो कर रखा हो, और प्राप्य बिलों की इस राशि को बैंक से अभी तक भुनाया ना गया हो या दूसरे क्रेडिटर्स को एंडोर्स यानी कि बेचान ना किया गया हो, तो एंट्री होगी बीपी यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। बिल्स पेबल इन परचेजिंग कंपनी, बिल्स रिसीवेबल्स इन वेंडर कंपनी। दूसरा इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में प्राप्य बिल और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में देय बिल। पहले हमने बात करी थी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में बिल्स पेबल और विक्रेता की पुस्तकों में बिल्स रिसीवेबल। अब हम बात कर रहे हैं क्रेता कंपनी की बुक्स में बीआर बिल्स रिसीवेबल्स और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बिल्स पेबल। एंट्री अभी भी सेम होगी, केवल ब्रैकेट में कंपनी चेंज हो जाएगी। बिल्स पेबल इन वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में हमको बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों को ही कम कर देना है उस राशि से जिस राशि से दोनों कंपनियां एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर चुकी हैं। ओके। फिर है यदि क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी से ऋण ले रखा हो। ये संभव है कि एकीकरण से पहले परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी से कोई लोन ले रखा हो। अब क्योंकि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के व्यापार को एक्वायर कर रही है, तो हमें ऐसे ऋण के प्रभाव को समाप्त करना होगा। लोन फ्रॉम वेंडर कंपनी ऐसा परचेजिंग कंपनी ने अपनी पुस्तकों में दिखा रखा होगा, तो इसको हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। वहाँ पर उसने एज अ लाइबिलिटी शो कर रखा होगा। लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जब हम उसको अब समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें इसको डेबिट करना होगा। तो लोन फ्रॉम वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू परचेजिंग कंपनी। अब वेंडर कंपनी ने अपनी पुस्तकों में दिखा रखा होगा लोन टू परचेजिंग कंपनी, यानी कि उसने अपनी संपत्तियों में दिखा रखा होगा। तो अब हम जानते हैं कि संपत्तियों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमको इसको क्रेडिट करना होगा। तो लोन फ्रॉम वेंडर कंपनी डेबिट टू लोन टू परचेजिंग कंपनी। ओके। तो ये होगी आपकी एंट्री यदि क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी से ऋण ले रखा हो। ऑपोजिटली यदि विक्रेता ने क्रेता से ले रखा हो, तो बस लोन फ्रॉम वेंडर की जगह लोन फ्रॉम परचेजिंग कंपनी डेबिट और लोन टू परचेजिंग की जगह लोन टू वेंडर कंपनी अकाउंट। तो ये था हमारा म्यूचुअल डेब्ट्स का टॉपिक पॉइंट। दूसरा अब हम बात करते हैं स्टॉक पर ना वसूल हुआ लाभ, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये कब उत्पन्न होगा? जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से माल खरीद रखा होगा और उसके वो जो माल बेचा है दूसरी कंपनी ने वो लाभ कमा के बेचा होगा, और अभी भी उस माल का कुछ अंश यानी कि जो स्टॉक है उस माल का कुछ बचा हुआ हिस्सा हमारे स्टॉक में होगा। ऐसी स्थिति में हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक के लिए ट्रीटमेंट करनी होगी। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए विक्रेता कंपनी जो है उसने क्रेता कंपनी से माल खरीदा था और उसमें से माल के जो ये एकीकरण की तिथि को वो माल बिना बिका हुआ रह जाता है, तो ऐसा माल विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में जो है वो स्टॉक उसने क्रय मूल्य पर दिखाया होगा। उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर उसने वह माल दूसरी कंपनी से खरीदा था, यानी कि लागत मूल्य। लेकिन दूसरी कंपनी ने ऐसा माल जो बेचा था तो लाभ कमा के बेचा था, तो क्रेता कंपनी द्वारा बेचे गए माल के उस मूल्य में उसके द्वारा कमाया हुआ लाभ भी शामिल है। तो क्रेता कंपनी द्वारा ऐसे माल को उसी मूल्य पर अधिग्रहित या एक्वायर किया जाएगा जिस पर उसने पहले उस माल को जो है विक्रेता कंपनी को बेचा था, यानी कि ये माल क्रेता कंपनी के पास उसी मूल्य पर वापस आएगा जिस मूल्य पर उसने बेचा था। यानी हमें उस माल में उस प्रॉफिट यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की राशि को शामिल जो है पहले से उसको रद्द करना होगा। ठीक है। मान लीजिए पी कंपनी ने आर कंपनी को 10,000 की माल का लागत 15,000 में बेचा था। कुछ समय बाद पी कंपनी ने आर कंपनी को खरीद लिया। उस समय आर के स्टॉक में 6,000 का माल था जो कि पी के पास से उसने पहले खरीदा था। अब क्या होगा, ये स्टॉक वापस पी के पास आ जाएगा। तो इस 6,000 में कितना लाभ शामिल है
उसे हम कहेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, और इसे हमको रद्द करना है। यही है हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक। क्लियर? तो इसके लिए हमको एंट्री क्या पास करनी है? देखो, विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में इससे संबंधित कोई लेखा नहीं किया जाएगा, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किया जाएगा। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एंट्री पास की जाएगी कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक एडजस्टेड। कैपिटल रिजर्व या गुडविल को हमको डेबिट करना है। तो कैपिटल रिजर्व यदि बैलेंस है आपके पास पहले से, तो पहले तो आप कैपिटल रिजर्व को ही डेबिट करेंगे, और यदि आपके पास कैपिटल रिजर्व में पहले से कोई बैलेंस नहीं है तो आपको गुडविल को डेबिट करना है। और चूंकि स्टॉक जो है एसेट है, डेबिट बैलेंस रखती है, तो इसे हमें कम करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक को हमें एलिमिनेट करना है, स्टॉक की राशि को कम करना है। तो टू स्टॉक यहाँ पर हम करेंगे, क्रेडिट करेंगे स्टॉक को। तो इस प्रकार स्टॉक पर ना वसूल हुए लाभ के लिए हमको ये एंट्री पास करनी होती है। तो तीसरा जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, 3 टॉपिक्स, 3 हेडिंग्स हमने इसमें यहाँ देखी थी अलग अलग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के अंदर। पहली म्यूचुअल डेब्ट्स क्लियर हो गई आपकी, दूसरी अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, ये भी हमने क्लियर कर लिया। तीसरा इंटर कंपनी होल्डिंग है, अंतः कंपनी विनियोग, जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हों तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।